एवरीवन, दिस इज मी डॉक्टर सदफ अमरीन और मैं आज आपसे डिस्कस करूंगी थ्रोम्बोसिस। तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक। हम थ्रोम्बोसिस एक प्रोसेस है फॉर्मेशन ऑफ ए सॉलिड मास इन द सर्कुलेशन। ये एक प्रोसेस है जिसके जरिए क्या होता है, सॉलिड मास बन जाता है सर्कुलेशन में। कहाँ से बनता है इस मास? फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द ब्लड, यानी ये जो मास बनता है ये खुद ब्लड से ही बनता है। एंड द मास इटसेल्फ इज कॉल्ड एज थ्रोम्बस, और उस मास को बोला जाता है थ्रोम्बस। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि थ्रोम्बस क्या होता है तो आप बताएंगे कि तो वो प्रोसेस जिसके जरिए एक सॉलिड मास बन जाता है सर्कुलेशन में, ब्लड सर्कुलेशन के अंदर। और ये मास जो बनता है इसका कॉन्स्टिट्यूएंट जो होते हैं ये खुद इटसेल्फ ब्लड होता है, और उस मास को बोला जाता है थ्रोम्बस। ए ब्लड क्लॉट इज द मास ऑफ कोगुलेटेड ब्लड। ब्लड क्लॉट क्या चीज होती है? फिर ब्लड क्लॉट जो होता है एक मास होता है ब्लड कोगुलेटेड ब्लड का, जो कि फॉर्म होता है इन विट्रो यानी टेस्ट ट्यूब में बनता है, तो उसे बोलते हैं हम ब्लड क्लॉट। और हिमेटोमा क्या होता है? हिमेटोमा जो होता है एक्स्ट्रावेस्कुलर एक्यूमुलेशन होता है ब्लड क्लॉट का। यानी अगर ब्लड क्लॉट आपका एक्स्ट्रावेस्कुलर एक्यूमुलेट हुआ है तो आप उसको बोलेंगे हिमेटोमा, जैसे कि टिश्यू में ऐसा होता है। हीमोस्टेटिक प्लग क्या होते हैं? आर द ब्लड क्लॉट्स विच आर फॉर्म्ड इन द हेल्दी इंडिविजुअल एट द साइट ऑफ ब्लीडिंग। यानी हीमोस्टेटिक प्लग जो होते हैं ये क्या होते हैं? ब्लड क्लॉट होते हैं जो किसी हेल्दी इंडिविजुअल में बनते हैं जहाँ से ब्लीडिंग होती है, जैसे कि इंजरी होती है जब ब्लड वेसल्स को, तो वहाँ जो प्लग बनता है उसे बोलते हैं हीमोस्टेटिक प्लग। दूसरे अल्फाज में आप इसको समझें कि हीमोस्टेटिक प्लग जो होते हैं एट द कट end of the blood vessels may be considered the simplest form of thrombosis। यानी जो एक हीमोस्टेटिक प्लग बन जाता है जहाँ ब्लड वेसल्स में कट लग जाता है तो उसको आप समझें कि ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है थ्रोम्बोसिस की। हीमोस्टेटिक प्लग जो होते हैं आर यूजुअली एज दे स्टॉप द यूजफुल होते हैं, क्यों यूजफुल होते हैं? क्योंकि ये स्टॉप कर देते हैं स्केप ऑफ ब्लड को फ्रॉम ऑफ ब्लड को एंड प्लाज्मा को। जबकि थ्रोम्बाई जो होते हैं, वेरस थ्रोम्बाई डेवलपिंग इन द अनरप्चर्ड कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम मे बी लाइफ थ्रेटनिंग। यानी ये जो हीमोस्टेटिक प्लग है ये एक तरीके से फायदेमंद है क्योंकि वहां से ये ब्लड का और प्लाज्मा का स्केप यानी बहना बंद करा देते हैं। जबकि जो थ्रोम्बाई होते हैं जो डेवलप हो जाएं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर तो वो लाइफ थ्रेटनिंग होते हैं, जान के लिए खतरेदार होते हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग हार्मफुल इफेक्ट। क्या क्या उनकी वजह से हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं? जैसे इनकी वजह से होती है वहाँ पे इस्चेमिक इंजरी। थ्रोम्बाई may decrease or stop the blood supply to a part of organ or tissue and cause ischemia which may subsequently result in infarction। यानी जहाँ पे थ्रोम्बाई बनेगा तो वो क्या करेगा, वहाँ पे कम कर देगा या बिल्कुल ही स्टॉप कर देगा ब्लड सप्लाई को ऑफ ए पार्ट ऑफ ऑर्गन, उस पार्ट की ऑर्गन के पार्ट की या उस टिश्यू की, जिसकी वजह से क्या होगा, जब ब्लड नहीं पहुंचेगा तो वहाँ इस्चीमिया होगी। इस्चीमिया की वजह से क्या होगा, वहाँ पे इन्फाक्शन होगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, इस्चेमिक इंजरी की वजह से वो लाइफ थ्रेटनिंग होते हैं। नेक्स्ट इसकी वजह से क्या हो सकता है, थ्रोम्बो एम्बोलिज्म हो सकता है। थ्रोम्बो एम्बोलिज्म जो थ्रोम्बस होता है या फिर उसका कोई पार्ट वो डिसलॉज कर जाता है और कैरीड कर जाता है अलोंग इन द ब्लड स्ट्रीम एज एम्बोलस टू लॉज इन द डिस्टेंट वेसल। थ्रोम्बो एम्बोलिज्म ये थ्रोम्बस जो है पूरा या फिर इसका कोई एक पार्ट टुकड़ा टूट के वो ब्लड के साथ बह जाता है और जाके कहीं लॉज कर जाता है दूर जाके, तो उसको बोल लेते हैं हम, जिसकी वजह से थ्रोम्बो एम्बोलिज्म डेवलप हो जाती है। कैरिड अलोंग इन द ब्लड वेसल्स एज एम्बोलस टू लॉज इन द डिस्टेंट वेसल्स, यानी जब वो जाके कहीं अटक जाएगा तो उसको बोलेंगे एम्बोलस। ठीक है। पैथोफिजियोलॉजी हम देखते हैं इसकी कि सिंस the protective hemostatic plug formed as a result of normal hemostasis is an example of thrombosis। अभी मैंने बताया कि ये hemostatic प्लस को आप समझें कि एक ये सिंपलेस्ट फॉर्म है थ्रोम्बोसिस की। इट इज़ एसेंशियल टू डिस्क्राइब थ्रोम्बोजेनेसिस इन रिलेशन टू द नॉर्मल हीमोस्टेटिक मैकेनिज्म। ह्यूमन बीइंग जो होते हैं पजेस करते हैं अपने अंदर एक इनबिल्ट सिस्टम होता है उनके अंदर, जिसके जरिए ब्लड जो होता है फ्लूइड स्टेट में रहता है। ब्लड आदमी नॉर्मल ह्यूमन के अंदर कैसा रहता है, ब्लड फ्लूइड स्टेट फॉर्म में रहता है। एंड गार्ड्स अगेंस्ट द हैजार्ड ऑफ थ्रोम्बोसिस एंड हेमरेज, जो कि एक गार्ड्स का काम करता है किसके लिए, थ्रोम्बोसिस और हेमरेज के लिए, अगेंस्ट, उसके अगेंस्ट। ठीक है। हाउएवर इंजरी टू द ब्लड वेसल्स क्या करते हैं, इनिशिएट करता है हीमोस्टेटिक रिपेयर मैकेनिज्म एंड थ्रोम्बोजेनेसिस।
ये कह रहे हैं जब इंजरी होती है ब्लड वेजल्स को, उसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे हीमोस्टेटिक रिपेयर मैकेनिज्म और थ्रोम्बोजेनेसिस जो होती है शुरू हो जाती है। अब ये वर्चू साहब जो थे, इन्होंने डिस्क्राइब किए थे 3 प्राइमरी इवेंट जो कि प्रोडिस्पोज करते हैं थ्रोम्बस फॉर्मेशन में, इसलिए इन्हें बोला जाता है वर्चू ट्राइड। इन्होंने 3 प्राइमरी इवेंट बताए जो कि प्रीडिस्पोज करते हैं थ्रोम्बस फॉर्मेशन के अंदर, इसलिए इसे बोला गया वर्चू ट्राइड। क्या बताया इन्होंने बताया कि एंडोथेलियल इंजरी हो जाए, या फिर ब्लड फ्लो के अंदर अल्टरेशन हो जाए, या फिर ब्लड के अंदर हाइपर कोगुलेरिटी डेवलप हो जाए, इसकी रिजल्ट में क्या होता है, थ्रोम्बोसिस होती है। तो इसको ही देखते हैं कि जैसे इन्होंने क्या बताया कि कि ये जो इवेंट हैं हम अब आगे आपसे डिस्कस करने वाले हैं थ्रोम्बस फॉर्मेशन के अंदर। सबसे पहले देखते हैं कि रोल क्या है ब्लड वेजल्स का, जो ब्लड वेजल्स की वॉल हैं उनका क्या रोल है। ये कह रहे हैं द इंटीग्रिटी ऑफ द ब्लड वेजल्स वॉल इज इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग नॉर्मल ब्लड फ्लो। ये कह रहे हैं जो नॉर्मल ब्लड फ्लो को मेंटेन करने में ब्लड वेजल्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। एक इंटेक्ट एंडोथीलियम, अगर आपकी एंडोथीलियम इंटेक्ट है, उसके बहुत सारे फंक्शन हैं। क्या क्या फंक्शन है ये आप इन्होंने आगे बताए हैं। ये प्रोटेक्ट करता है फ्लोइंग ब्लड को फ्रॉम द थ्रोम्बोजेनिक इन्फ्लुएंस ऑफ द सम एंडोथीलियम, यानी आपकी अगर ब्लड वेजल्स मजबूत है, इंटैक्ट है, कटी फटी नहीं है, तो उसके क्या होगा, जो ब्लड उसके अंदर फ्लो कर रहा है वो प्रोटेक्ट रहेगा किससे, थ्रोम्बोजेनिक इन्फ्लुएंस ऑफ द सब एंडोथीलियम से। साथ ही इसकी वजह से क्या होता है, ये इलेबोरेट करता है कुछ एंटी थ्रोम्बोटिक फैक्टर्स को, जैसे कि थ्रोम्बोसिस इनहिबिटरी फैक्टर, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे हेपेरिन लाइक सब्सटेंस हैं, और भाई हमारे थ्रोम्बोमोड्यूलेंस हैं, ठीक है। तो ये हिम्बोरिन लाइक सब्सटेंस क्या करते हैं, एक्सलरेट करते हैं एक्शन ऑफ एंटी थ्रोम्बिन थर्ड एंड इनएक्टिवेट करते हैं कुछ अदर क्लॉटिंग फैक्टर्स को। थ्रोम्बोमोड्यूलेंट जो होते हैं ये क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं थ्रोम्बिन को इनटू एक्टिवेटर of protein C and anticoagulant, inhibitors of platelet aggregation जैसे कि एडिपेज है, NPGI2 है और प्रोस्टासाइक्लिन है। टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर ये भी क्या करते हैं, एक्सलरेट करते हैं फिब्रिनोलिटिक एक्टिविटी को। दूसरा काम क्या हुआ, एक तो प्रोटेक्शन का हुआ, कुछ एंटी थ्रोम्बोटिक फैक्टर्स रिलीज किए, इन्होंने आप बताया सारे के सारे। उसके अलावा क्या करता है कि कुछ प्रोथ्रोम्बोटिक फैक्टर्स रिलीज करता है। पहले क्या रिलीज किए इन्होंने, एंटी थ्रोम्बोटिक, कुछ अब प्रोथ्रोम्बोटिक फैक्टर्स रिलीज करते हैं जो कि प्रोकोगुलेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, थ्रोम्बोसिस फेवरिंग फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि थ्रोम्बोप्लास्टिन है, और टिश्यू फैक्टर रिलीज होते हैं फ्रॉम द एंडोथेलियल सेल। वॉन ब्रनप्लांट फैक्टर है जो कि एडहेरेंस कॉज करता है प्लेटलेट्स का टू द सब एंडोथेलियम। प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर हैं जो कि क्या करते हैं, एक्टिवेटर हैं एंड एग्रीगेटर्स हैं प्लेटलेट्स के लिए। इनहिबिटर ऑफ प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर क्या करते हैं, सप्रेस करते हैं फिब्रिनोलिसिस को। ये कह रहे हैं जब वैस्कुलर इंजरी होती है तो इसकी वजह से क्या होता है, जो सब एंडोथेलियल कनेक्टिव टिश्यू होते हैं कौन कौन है, जैसे कि कोलेजन है, इलास्टिन है, फिब्रिनोजन फिब्रिनैक्टिन है, एंड लमाइना ग्लाइकोस समाइनोग्लाइकन्स हैं, ये क्या होते हैं कि जो कि थ्रोम्बोजेनिक हैं, और ये प्ले करते हैं एक इम्पॉर्टेंट रोल इन द इनिशिएशन ऑफ हीमोस्टेसिस एज वेल एज थ्रोम्बोसिस को। जब इंजरी होती है वेजल वॉल को तो इसकी वजह से क्या होता है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन भी होता है सब कुछ स्मॉल वेजल्स का, जो इसकी वजह से क्या होता है, ब्लड लॉस कम हो जाता है। और एंडोथेलियल इंजरी अगर मेजर सिग्निफिकेंस है, मेजर एंडोथेलियल इंजरी का इज ऑफ मेजर सिग्निफिकेंस इन द फॉर्मेशन ऑफ आर्टेरियल थ्रोम्बोई एंड द थ्रोम्बोई ऑफ द हार्ट, स्पेशली इन द लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। जो एंडोथेलियल इंजरी हो रही है इसका भी बहुत ज़्यादा मेजर सिग्निफिकेंस है, किसके अंदर, आर्टेरियल थ्रोम्बोई के अंदर, थ्रोम्बोई ऑफ द हार्ट के अंदर, स्पेशली कहाँ पे, वो भी लेफ्ट वेंट्रिकल्स के अंदर। इन नंबर ऑफ फैक्टर्स और कंडीशन होती हैं जो कि कॉज करती हैं वैस्कुलर इंजरी एंड प्रोडिस्पोज करती हैं टू द फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बोई को, जैसे कि एंडोथेलियल इंजरी इन द मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, मायोकार्डाइटिस, कार्डियक सर्जरी एंड द प्रोस्थेटिक वॉल्व, जैसे अल्सरेटेड प्लेग्स होते हैं एडवांस एथेरोस्क्लेरोसिस के अंदर, ठीक है। हीमोडायनेमिक स्ट्रेस इन द हाइपरटेंशन, आर्टेरियल डिजीज है, डायबिटीज मेलाइटिस है, एंडोजीनस केमिकल एजेंट है जैसे कि हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया है, ठीक है, इंडोटॉक्सिन्स हैं, या फिर एक्सोजीनस केमिकल एजेंट है जैसे कि सिगरेट स्मोकिंग है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं हम कि प्लेटलेट्स का क्या रोल है। तो प्लेटलेट्स का जब कोई एंडोथेलियल सेल की इंजरी होती है
तो प्लेटलेट उसमें बहुत इंपॉर्टेंट सेंट्रल रोल प्ले करती हैं इन द नॉर्मल हीमोस्टेसिस एज वेल एज थ्रोम्बोसिस के अंदर। तो क्या काम करती हैं, तो सीक्वेंस ऑफ इवेंट इस तरीके से होता है, प्लेटलेट एडिशन होता है वहाँ पे, प्लेटलेट रिलीज रिएक्शन होता है और प्लेटलेट एग्रीगेशन होता है। तो प्लेटलेट एडिशन में क्या होता है, प्लेटलेट जो सर्कुलेशन में होती हैं जब कभी इंजरी होती है तो वो रिकॉग्नाइज कर लेती हैं उस जगह को और वहाँ जाके एडियर कर जाती हैं, जमा कर जाती हैं उस पार्ट को जो एक्सपोज्ड हुआ है। तो इसी चीज़ को बोला जाता है प्राइमरी एग्रीगेशन। और वॉन विन प्लांट फैक्टर्स जो होते हैं वो चाहिए इज रिक्वायर्ड किस लिए, फॉर सच एडिशन बिटवीन द प्लेटलेट एंड कोलेजन, यानी जो एडिशन होगा प्लेटलेट्स का वहाँ जा उस एक्सपोज पार्ट पे, तो वो एडिशन कौन करवाता है, वो कराता है हमारा वॉन विन प्लांट फैक्टर्स। नॉर्मल जो नॉन एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स होती हैं इन द ओपन कैनालिकुलर सिस्टम के अंदर, जैसे कि मैंने बताया कि जो प्लेटलेट्स होती हैं नॉर्मली नॉन एक्टिवेटेड कैनालिकुलर, इसमें नॉन एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स जो होती हैं तो वो उनके अंदर क्या होते हैं, कुछ ओपन कैनालिकुलर सिस्टम होते हैं जिसके अंदर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल जैसे कि ग्रैन्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं वो डिस्पर्स होते हैं थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। तो ड्यूरिंग अर्ली एडिशन प्रोसेस के दौरान क्या होता है कि ये जो होता है इनके डायलिटेशन होता है कैनालिकुलर सिस्टम का, जिसकी वजह से क्या होता है वहाँ पे फॉर्मेशन होता है सीडोपोड्स का, सीडोपोड्स ऑफ द कैनालिकुलर सिस्टम। फिर उसके बाद क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल जो होते हैं वो शिफ्ट होना शुरू हो जाते हैं टुवर्ड्स द पेरिफ्री की तरफ। उसके बाद क्या होता है, प्लेटलेट रिलीज रिएक्शन आता है वहाँ पे। प्लेटलेट रिलीज रिएक्शन में क्या होता है, जो एक्टिवेटेड प्लेटलेट है वो क्या होता है उनके अंदर रिलीज रिएक्शन होता है बाय द प्लेटलेट ग्रैन्यूल्स, क्योंकि ये रिलीज हो जाते हैं टू द एक्सटीरियर, जैसे कि इसमें फिगर में दिखाया गया है। ठीक है, दो तरीके के प्लेटलेट ग्रैन्यूल्स होते हैं जो रिलीज होते हैं, एक अल्फा ग्रैन्यूल्स होते हैं, एक डेंस बॉडीज होती हैं। तो इसको अब हम देख लेते हैं कि इन्होंने लिखा कि जैसे नॉन एक्टिवेटेड जो होती हैं प्लेटलेट्स वो हमारी, उनके अंदर क्या होता है ओपन कैनालिकुलर सिस्टम होता है, साथ में उनके अंदर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि पूरे साइटोप्लाज्म में फैले हुए होते हैं। तो अर्ली एडिशन प्रोसेस के दौरान क्या होता है वहाँ पे इनके अंदर क्या होता है सीडोपोड्स का फॉर्मेशन होता है और जो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल है वो हमारे पेरिफ्री की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाते हैं। और जब नेक्स्ट इसके अंदर प्लेटलेट रिलीज रिएक्शन शुरू होती है तो उसमें क्या होता है वहाँ पे प्लेटलेट्स जो होते हैं रिलीज होना शुरू हो जाते हैं बाहर की तरफ। तो दो तरीके के होते हैं, वो भी अल्फा ग्रेन्यूल्स होते हैं, डेंस बॉडीज। अल्फा ग्रेन्यूल्स वो होती हैं जिसके अंदर फिब्रिनोजिन होता है, फिब्रोनेक्टिन होता है, प्लेटलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, प्लेटलेट फैक्टर 4 होता है और कैटायनिक प्रोटीन्स होते हैं। डेंस बॉडीज कौन सी होती हैं, जिसके अंदर एडीपी एडेनोसिन डाइफॉस्फेट होता है, आयनिक कैल्शियम होता है, हिस्टामीन और एपिनेफ्रिन होता है। एज अ सीक्वल टू प्लेटलेट एक्टिवेशन के एंड रिलीज ऑफ द रिलीज रिएक्शन, तो एक फॉस्फोलिपिड कॉम्प्लेक्स प्लेटलेट फैक्टर 3 जो है एक्टिवेट होता है, जो कि प्ले करता है एक इंपॉर्टेंट रोल इन द इंट्रिंसिक पाथवे के अंदर। ठीक है, प्लेटलेट एग्रीगेशन में क्या होता है, जब एडीपी रिलीज हो जाता है तो एक पोटेंट प्लेटलेट एग्रीगेटिंग एजेंट जो होता है वो क्या करता है, एग्रीगेशन करता है ऑफ एडिशनल प्लेटलेट्स टेक प्लेस, इसे ही बोला जाता है सेकेंडरी एग्रीगेशन। तो इसके रिजल्ट में क्या होता है, एक टेम्परेरी हीमोस्टेटिक प्लग बन जाता है, जबकि जो स्टेबल हीमोस्टेटिक प्लग होता है वो बनता है किसके जरिए, फिब्रिन, थ्रोम्बिन और थ्रोम्बोक्सिन A2। तो इस तरीके से आज मैंने आपको बताया कि थ्रोम्बोसिस क्या है, थ्रोम्बोसिस का पैथोफिजियोलॉजी में मैंने डिस्कस किया कि जो ब्लड वेजल्स है उनकी वॉल का क्या रोल है, इसके अंदर प्लेटलेट्स का क्या रोल है। नेक्स्ट मैं आपसे बात करूंगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम कोगुलेशन सिस्टम के बारे में बात करेंगे, रोल कोगुलेशन सिस्टम का क्या है इसके अंदर थ्रोम्बोसिस के अंदर, और हाइपर कोगुलिटी क्या है, अगर ब्लड फ्लो चेंज हो जाए, उसके अल्ट्रेशन हो जाए उसके फ्लो के अंदर, तो उसका क्या रोल है इन द पैथोजेनेसिस ऑफ थ्रोम्बोसिस। तो आप अगर ये वीडियो मेरा अच्छा लगा आपको तो इसको लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर द सेकंड पार्ट। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच। सबसे